हाय एवरीवन, एजुकेशन इज़ मस्ट बी एलवाई आप चैनल देख रहे हैं, जिसमें आज आपके लिए विज्ञान कक्षा 10 संपूर्ण हल मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ये अगर आपने पेपर सॉल्व कर लिया तो आपके नंबर 70 में से 70 पूरे आ सकते हैं, बशर्ते आपने पूरा देखा हो और कंप्लीट रिवीजन किया हो। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके इंस्ट्रक्शन। 15 मिनट सभी जानते हैं, आप पहला पेपर भी दे चुके हैं कि 15 मिनट पढ़ने के नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न 3 खंडों का खा गा में विभाजित है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी आपके 3 भाग बटे हुए हैं और बहुविकल्पीय भी तीनों में मिलेंगे। विज्ञान का पेपर 4 तारीख में है। अभी आपके पास दिन है। अगर आपने ये संपूर्ण हल अपनी कॉपी पर रिवाइज कर लिया और आपने लिख करके देख लिया तो आप 100% इसमें नंबर लेकर के आएंगे। और ये पेपर देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, काखंड देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? तो इसका उत्तर सही है, अवतल दर्पण द्वारा। खाखंड है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम इंटू मीटर। पहला ऑप्शन सही है। गा प्रश्न है, गाखंड देखेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। इसका पहला ऑप्शन सही है। और घा देखते हैं, अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका तीसरा खंड सही है, पक्षमाभी द्वारा। आइए फ्रेंड, प्रश्न 2 देखते हैं, काखंड देखते हैं। इसमें वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों? तो इसका उत्तर है, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं जो छोटा होता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण को वरीयता दी जाती है। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने? तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने हल करके दिया है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए देखते हैं। अवतल लेंस के लिए एम तथा एफ ऋणात्मक है क्योंकि प्रतिबिंब आभासी है। तो एफ बराबर -15 सेंटीमीटर, वी बराबर -10 सेंटीमीटर, और इसमें लेंस का सूत्र लग जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ आप कैलकुलेशन करेंगे, मान लगाएंगे, एलसीएम आप लेना जानते हैं। तो यहाँ u बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। अतः वस्तु को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, इसका रिवीजन करिए। आइए अगला देखते हैं। ज़रा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है? इस दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होते हैं, जिसमें मनुष्य दूर की वस्तु तथा नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, और इस दृष्टि दोष को ज़रा दृष्टि दोष कहते हैं। निवारण क्या है? इस प्रकार के दोष से निवारण के लिए हमें बाएं फोकस लेंस उत्तल प्लस अवतल का प्रयोग करना चाहिए, यानी दोनों लेंस एक ही चश्मे में लगाए जाते हैं। आपने बुज़ुर्गों में देखा होगा चश्मों में कि उनको दूर की और निकट की दोनों की दृष्टि में बाध्यता हो जाती है, जिससे कि वो ये इस तरीके का लेंस लगाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूसरा 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, यह ज्ञात कीजिए। अथवा में भी है क्वेश्चन, तो पहले इसका कर लेते हैं। देखिए, वक्रता त्रिज्या हमें दी हुई है r बराबर -20 सेंटीमीटर। अतः फोकस दूरी है बराबर r/2 सूत्र लगेगा, यानी -20/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दाई 20, 10 सेंटीमीटर माइनस के आ गया। यह मैंने आपको चित्र भी दिखाया है कि रेडियस, फोकस दूरी, ध्रुव पी कहते हैं इसे, ठीक है। स्ट्रक्चर भी आप बना करके देख सकते हैं। और आपका r बराबर -20 सेंटीमीटर दिया है, f बराबर -10 सेंटीमीटर, u बराबर -5 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र से, यानी दर्पण का सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। याद रखना है, लेंस का सूत्र अलग है और दर्पण का सूत्र अलग है, उसमें चिन्ह का डिफरेंस है। तो यहाँ दर्पण का सूत्र है, वहाँ दर्पण का सूत्र लगाना है, जहाँ लेंस का सूत्र है वहाँ लेंस का सूत्र लगाना है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, आप इसका मान लगाएंगे, एलसीएम लेंगे। तो
यहाँ पर आपको v निकालना है तो 1/v एक तरफ ले लेंगे और 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। इसका मान लगाएंगे, जैसे कैलकुलेशन आप जानते ही हैं। तो v बराबर आपका 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा। आभासी का मतलब है दर्पण के पीछे जो बनता है वो आभासी होता है और दर्पण के सामने जो बनता है वो वास्तविक होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ मैंने प्रश्न 3 का खंड आपको सॉल्व करके दे दिया है, लेकिन प्रकाश के प्रवर्तन के नियम जो हैं, कुछ ही नियम हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये भी आपको इस प्रश्न में लिखने होंगे क्योंकि ये 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में लेंस क्या होता है, इसके गुण क्या हैं, ये आप स्वयं पढ़िएगा। खाखंड देखते हैं। खाखंड है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है। अथवा में देख लेते हैं फ्रेंड्स। अथवा में है फ्रेंड्स प्रश्न, विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध यदि एक पहला समांतर क्रम दूसरे श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो समतुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहाँ मैं अथवा वाला कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। तो फ्रेंड्स पहला देखते हैं समांतर क्रम में समतुल प्रतिरोध। R बराबर 10 ओम, R2 बराबर 20 ओम, R3 बराबर 30 ओम। इसका सूत्र होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम में होता है। इसमें आप मान लगा दीजिए R1, R2 और R3 का एल्शियम ले लीजिएगा और ये आपका आंसर 1/R बराबर 11/60 ओम इसका आंसर आएगा। ठीक है। आइए अगला देखते हैं श्रेणी क्रम। तो फ्रेंड्स इसमें श्रेणी क्रम में देखेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका सूत्र है। मान लगा देंगे 10 प्लस 20 प्लस 30, तो इसका मान आ गया R बराबर 60 ओम। तो ये आपका संपूर्ण हल हो चुका है इस प्रश्न का। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न 4 है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो ये मैंने आपको चित्र दिखा दिया है, इसे आप बनाइए और इसकी कार्यविधि लिखनी है। तो यहाँ कार्यविधि भी आपको दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ मैंने कार्यविधि में आपको लिख करके दिखा दिया है। सिद्धांत है, रचना है, चुंबक, कुंडली, विभक्त वलय, ब्रश, बैटरी और कार्य, ये आप पढ़ लीजिएगा और इसको लिख करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अथवा में परिनालिका किसे कहते हैं, ये आप स्वयं कर लीजिएगा। मैंने ऊपर वाला प्रश्न कर दिया है, 7 नंबर का क्वेश्चन था। आगे खंड खा देखते हैं। तो खंड खा में 5वें का क्वेश्चन, Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए ये विस्थापित हो रही है। यहाँ पर Zn कॉपर हट रहा है और ZnSO4 हो रहा है, यानी जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर अलग निकल जा रहा है। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया यानी दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, खाखंड, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। धावन सोडा का। गा में देखिएगा, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। तो इसमें आएगा ब्यूटेनॉल, क्योंकि OH जो लगा होता है हाइड्रोक्सिल आयन है, ऑल लगा होता है लास्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। तो इसकी जो परिभाषा है, वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, उन सभी क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण हैं Cu+2 चार्ज एक्वा प्लस Zn सॉलिड एरो Cus सॉलिड प्लस Zn+2 चार्ज एक्वा। इस अभिक्रिया में कॉपर Cu+2 चार्ज का Cu में अपचयन हो रहा है और Zn का Zn+2 चार्ज में ऑक्सीकरण हो रहा है। अतः अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों संपन्न हो रही हैं। अगला प्रश्न है, खा, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। तो बनाने की विधि क्या है, अमोनिया सोडा विधि में सोडियम बाइकार्बोनेट माध्यमिक यौगिक के रूप में मिलता है, यानी NH4HCO3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया, तो NaSCO3 प्लस NH4Cl, ये रिएक्शन हो गई। सोडियम कार्बोनेट विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है।
तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 एरो 2 NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का ये सूत्र है, ये बन गया। इसका उपयोग क्या होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में, पेट की अम्लीयता कम करने की दवा में, आग बुझाने के यंत्र में। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? ये 2 नंबर का है। ऊपर भी आपके 2-2 नंबर के थे जो मैंने बताए। इसका आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम कहता है तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो फ्रेंड्स प्रश्न 7 का देखते हैं। निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ मैंने आपको यह IUPAC नाम लिख करके दिखा दिया है। 4,4 मैथिल ब्यूटेनाइक अम्ल और दूसरे का है 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल 1। अगला प्रश्न है संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियां लिखिए। तो यहाँ पर संक्षारण धातुएं वायुमंडल की नमी CO2, SO2, NO2, H2S आदि गैसों से क्रिया कर अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती हैं, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है और ये क्रिया संक्षारण कहलाती है। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, तांबे के बर्तन नीले हरे होना, सोने चांदी के गहने काले हो जाना। जंग से बचाव के उपाय क्या हैं? पेंट या वार्निश करना, तेल या ग्रीस लगाकर, गैल्वानीकरण की अलग डेफिनेशन भी आ सकती है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वानीकरण कहलाता है, जो निरंतर वायुमंडल से क्रिया करता है और लोहा सुरक्षित रहता है। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ लीजिएगा और इजीली है, आप आसानी से लिख सकते हैं, बस इसको तैयार करना है आपको। मैं यहाँ पर आपको बहुत सही तरीके से सूक्ष्म आपको आंसर दे रहा हूँ, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से लिख करके आ सकें। आइए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है आपको। तो फ्रेंड देखते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को कोई दूसरा परमाणु जैसे क्लोरीन प्रतिस्थापित कर दे, तो ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 मीथेन ले लिया, Cl2 क्लोरीन ले लिया और हमारा जो एरो के बाद प्राप्त हो रहा है CH3Cl, ये क्लोरोमेथेन है और हमें प्राप्त हुआ CHCl। अगली टिप्पणी है साबुन की सफाई प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखनी है। तो इसकी टिप्पणी है जल में साबुन घोलकर कपड़ा धोने पर साबुन के अणु मिसैली संरचना तैयार करते हैं, जहाँ साबुन के अणु का एक सिरा मैल की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्शन बनता है और इस प्रकार साबुन का मिसाइल मैल को पानी में घोलने में मदद करता है और हमारे कपड़े को स्वच्छ करते हैं या स्वच्छ करता है। अगली टिप्पणी है समजातीय श्रेणी पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आइए बताते हैं। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारीय समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी का समान सूत्र है CnH2n+2 है। इस श्रेणी के सदस्य मीथेन, CH4 और भी अन्य एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ खंड गा जीव विज्ञान से है और इसका प्रश्न 9 है निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तीसरा शुक्रवाहिका। खा खंड है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका ऑप्शन सही है तीसरा कोयला। गा प्रश्न है पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? तो पहला इसका ऑप्शन सही है यांत्रिक कार्य। आइए फ्रेंड्स इसका घाखंड देख लेते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो पहला है जैव निम्नीकरणीय, इसका ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10 का स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके उप उत्पाद क्या हैं? तो ये 2 नंबर का है। तो स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधों के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। रिएक्शन है 6CO2 + 12H2O एरो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति C6H12O6 + 6H2O + 6O2।
अतः स्वपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियाँ सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। इसके उप उत्पाद ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल और रासायनिक ऊर्जा हैं। खंड खा है, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ मैंने आपको ये नामांकित चित्र दे दिया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि आप आसानी से बोर्ड की कॉपी पर बना सकें। गाखंड है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये भी 2 नंबर का है। तो इसका उत्तर है जैव निम्नीकरणीय कचरे के धीमे अपघटन के परिणाम स्वरूप गंध और हानिकारक गैसों की उत्पत्ति होती है। जब मनुष्यों द्वारा श्वास लिया जाता है तो श्वास नलिका में प्रवेश करके बीमारी पैदा कर सकते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में मुख्य रूप से कार्बन होता है और अपघटन के बाद ये पदार्थ उस कार्बन को वायुमंडल में वापस छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा में मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मैंने अथवा वाला कर दिया है। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो ये मादा जनन तंत्र का चित्र है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाइएगा जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको ये लिख करके दिखा भी दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक कर वीडियो लिख सकते हैं। अंडाशय है, द्वितीयक लैंगिक अंग है। अंडाशय में जैसे मादा स्त्री के बारे में अंडाशय की संख्या बताई गई है। अंडवाहिनी, ठीक है। और अगला है गर्भाशय है, योनि है, वेजिना कहते हैं। तो ये पूरी मैंने थ्योरी आपको दिखा दी है। आप इसको कॉपी पर लिख करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और याद करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है खा, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो यहाँ मैंने मानव लिंग निर्धारण, नर व मादा में युग्मक जनन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। नर में एक्स व वाई युग्मक, मादा में केवल एक्स युग्मक निर्मित होते हैं। नर के एक्स युग्मक जब मादा के एक्स युग्मक के साथ संलयित होते हैं तो मादा संतति का निर्माण होता है। और जब नर के वाई युग्मक मादा के एक्स युग्मक के साथ संलयित होते हैं तो नर संतति का निर्माण होता है। यहाँ मैंने आपको ये चित्र भी दिखा दिया है। इस चित्र को आप ज़रूर बना करके आइएगा, जब ही आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है 12वां, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा छिद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ मैंने आपको ये चित्र दिखा दिया है। इस चित्र को बना करके देखिएगा और ये सभी नाम आपको याद भी करने हैं जिससे आपको पूर्ण नंबर मिले। और इसका जो उत्तर है ये भी मैंने लिख दिया है। आमाशय में पाचन क्रिया, छिद्रांत में पाचन किस तरीके से होता है ये आप पढ़ लीजिए, लिख करके देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये आपका संपूर्ण हल पेपर का हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नई वीडियो पहुंच सके। और अपने फ्रेंड्स में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।